गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसके अंदर हम लोग कुछ कॉजेज़ को पढ़ रहे थे कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में उसके पीछे कॉजेज़ क्या क्या थे। जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में, देन आफ्टर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम लोग दो कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक हमारा इकोनॉमिक कॉजेज़, दूसरा हमारा सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ का मतलब हो गया पैसे वगैरह से रिलेटेड जो भी कॉजेज़ थे, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो रिवेन्यू लिया जा रहा था इंडियंस के से, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है इकोनॉमिकली तरीके से, उससे कि जो इंडियंस थे उनके अंदर क्या था, गुस्सा था। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश के द्वारा क्या क्या किया गया, जिसकी वजह से इंडियन जो पीपल थे, इंडियन जो पीजेंट्स थे, इंडियन जो फार्मर्स थे, वो किस तरीके से उनसे नाराज थे। क्लियर है? तो देखिएगा, बोथ द पीजेंट्स एंड द जमींदार, देखिएगा दोनों पीजेंट्स भी और जमींदार्स भी, क्लियर है, बोथ द पीजेंट्स एंड जमींदार वर आर डिससेटिस्फाइड, दोनों ही क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे, यानी खुश नहीं थे। किससे? विद द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रेवेन्यू पॉलिसी चलाई जा रही थी उनसे, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा रेवेन्यू लेने के लिए जो पॉलिसी चलाई जा रही थी, उन पॉलिसी से ना तो पीजेंट्स खुश थे और ना ही जमींदार खुश थे। क्लियर? दोनों ही क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे, डिससेटिस्फाइड विद द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर। दे वर अगेंस्ट, वो क्या थे, अगेंस्ट थे किसके, हाई टैक्सेस के, क्योंकि आपको पता है बेटा ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हाई टैक्सेस लगा रहे थे लैंड्स पर, हाई रेवेन्यू ले रहे थे, तो उसको जमींदार्स भी और पीजेंट्स भी, ये दोनों ही लोग क्या थे, खिलाफ थे किनके, ब्रिटिशर्स के, किस चीज़ के, हाई टैक्सेस के, एज वेल एज हाई टैक्स तो ले ही रहे थे वो, उसके साथ साथ वो हार्श मेथड्स का यूज़ कर रहे थे, क्या करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए। गलत क्या है इसका मतलब, क्या है कहने का कि जैसे कोई पीजेंट्स है, वो पीजेंट्स अगर रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, वो नहीं दे पाता था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स उसके साथ में हार्श तरीके से बिहेव करते, हार्श मेथड्स का यूज़ करते थे, उसकी पिटाई करते थे, उसको उसकी ज़मीन को छिना लेते थे, उससे ज़बरदस्ती काम कराया करते थे, तो ये सारे मेथड्स का भी यूज़ कर रहे थे। तो जमींदार और पीजेंट्स दोनों ही क्या थे, खिलाफ थे किनके, इनके हाई रेवेन्यू के, और साथ ही साथ उनके जो हार्श मेथड था कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का, उसके। क्लियर है? तो देखिएगा, बोथ द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स वर डिससेटिस्फाइड विद द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, दे वर अगेंस्ट द हाई टैक्सेस, वो दोनों क्या थे, अगेंस्ट थे हाई टैक्सेस के, एज वेल एज द किसके, हार्श मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो उनका हार्श मेथड था उसके भी। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो टेरिटरीज अभी न्यूली उन्होंने एक्वायर्ड की थी, ब्रिटिशर्स ने जिन टेरिटरीज को न्यूली एक्वायर्ड किया था अलग अलग तरीकों से, सब्सिडरी अलायंस के द्वारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, अलग अलग तरीकों से जो टेरिटरीज को इन्होंने क्या किया था, एक्वायर किया था, उन टेरिटरीज में इन्होंने लैंडलॉर्ड से बात नहीं की, वहाँ के लैंडलॉर्ड से नहीं बात की, सीधा किन से बात की, पीजेंट से बात की। तो इस चीज़ से लैंडलॉर्ड्स क्या थे, गुस्सा थे। क्लियर है? तो देखिएगा, इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज द ब्रिटिश हैज टोटली इग्नोर्ड, ब्रिटिशर्स ने टोटली इग्नोर कर दिया किनको, लैंडलॉर्ड्स को टोटली इग्नोर कर दिया, एंड हैड स्टेबलाइज्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट साथ लिए किनके साथ में, पीजेंट्स के साथ। तो इससे भी क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको क्या आया, उनके अंदर एंगर आया। क्लियर है? तीसरा देखिएगा, तीसरा पॉइंट देखिए, अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यू, जब कोई पीजेंट्स क्या नहीं कर पाता, रेवेन्यू को पे नहीं कर पाता था, बेचारा वो परेशान हो जाता, वो रेवेन्यू को पे नहीं कर पाता, तब क्या होता था, वो देखिएगा कि अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यू, द पीजेंट्स हैड आइदर लूज देयर लैंड्स, या तो उसको अपनी लैंड्स खोनी पड़ती थी, यानी कि अगर कोई पीजेंट्स है, वो खेती कर रहा है और वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहा, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस बार क्या कर सके, रेवेन्यू पे कर सके, तो उसको या तो अपनी लैंड्स को खोना पड़ेगा। उसकी लैंड्स को कौन छिना लेते थे, ब्रिटिशर्स छिना लेते थे। क्लियर बड़ा? तो देखिएगा, अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यू, द पीजेंट्स हैड टू आइदर लूज देयर लैंड्स, और या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उस पीजेंट्स को कहाँ जाना पड़ेगा, मनी लैंडर्स के पास जाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, फॉल टू पे टू द मनी लैंडर्स। वो मनी लैंडर्स के पास जाएगा, मनी लैंडर्स से ब्याज पे पैसा लेगा, और उस ब्याज के पैसे से क्या करेगा, रेवेन्यू को भरेगा। तो इस तरीके से कौन परेशान थे, पीजेंट्स परेशान थे। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा बेटा कि रेवेन्यू की वजह से कौन परेशान है, पीजेंट्स परेशान है। क्लियर है? और देखिएगा, और क्या हुआ इकोनॉमिक कॉजेज में, कि इस समय पर डिक्लाइन हुआ, इस समय डिक्लाइनेशन हुआ किस चीज़ का,
इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का। बेटा मैं आपको बता दूं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पहले वर्ल्ड में बहुत फेमस था, पूरे वर्ल्ड में हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन वेविंग बहुत फेमस थी, इंडियन जो कपड़ा बनाते थे लोग वो बहुत फेमस था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स क्या करने लग गए, ब्रिटिश से क्या करने लग गए, अपना कपड़ा लाने लग गए, वो इंडिया के अंदर सेल होने लग गया। तो इस तरीके से जो इंडियन क्लॉथ था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, वो अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, उसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। तो जब डिक्लाइन हुआ किस चीज़ का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का और किसका, इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर क्या फैल गया, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। बहुत सीधी सी बात है बेटा कि जो लोग पहले क्या करते होंगे, वेविंग का काम करते होंगे या हैंडीक्राफ्ट का काम करते होंगे, जब उनका हैंडीक्राफ्ट बिक ही नहीं रहा, उनका कपड़ा बिक ही नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, उन कामों को छोड़ेंगे। और जब वो कामों को छोड़ेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे हुआ, द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइनेशन हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज का डिक्लाइनेशन हुआ, तब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो लोगों के अंदर उसके लिए डिसकंटेंट भी आएगा, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा इसकी चीज़ के प्रति। तो वही से ये यहाँ पर हुआ। तो ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेज थे जिनकी वजह से इंडियन पीपल जो थे वो परेशान थे, किनसे, ब्रिटिशर्स थे। और उनके अंदर क्या था, गुस्सा था किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और वो गुस्सा कब फूटा, 1857 के रिवॉल्ट के रूप में। क्लियर है। अब देखते हैं कुछ इसके सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज देखते हैं। देखिए कुछ सोशल और रिलीजियस कॉजेज मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, कुछ आपकी बुक्स में हैं, तो कुछ मैं यहाँ बता दूंगा, कुछ आपको बुक्स से बता दूंगा, तो आपको समझना है। क्लियर है। तो सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में हम देखते हैं, सबसे पहला कॉजेज देखते हैं बेटा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। ब्रिटिशर्स अपने आप को क्या समझते थे कि वी आर द सुपीरियर देन द इंडियंस, कि हम इंडियन से क्या है, सुपीरियर हैं। तो देखिएगा, द ब्रिटिश कंसीडर्ड देमसेल्फ एज अ सुपीरियर टू द इंडियंस। ये इंडियन से अपने आप को सुपीरियर समझते थे। इनका कहना क्या था कि जो हिंदूज हैं वो क्या कहते थे, ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि जो हिंदूज हैं वो तो कौन है, ब्राह्मण्स हैं। ब्राह्मण्स है, इनका काम है भीख मांगना वगैरह। क्लियर है। तो इनका कहना था, ब्रिटिशर्स डिस्क्राइब करते थे हिंदूज एज अ ब्राह्मण्स, एंड मुस्लिम्स के बारे में क्या कहते थे कि मुस्लिम्स को कहते थे वो क्रूअल और इंटॉलरेंट हैं, कि ये तो बिल्कुल गंवार हैं, इनको क्रूअल हैं और इंटॉलरेंट, इनको तो सहन भी नहीं किया जा सकता। इस तरीके के कौन है, मुस्लिम्स हैं। तो ये कहना किसका था, ब्रिटिशर्स का। क्लियर है। ये सब कहना किसका था बेटा, ब्रिटिशर्स का था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को क्या समझते थे, सुपीरियर समझते थे। क्लियर है। और देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, द ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो क्या करते थे, आइसोलेटेड एंड द इंसल्टेड इंडियंस पब्लिकली। अगर इंडियंस से कोई भी गलती हो जाती थी, कोई भी अपराध हो जाता था, तो वो इंडियंस को पब्लिकली क्या करते थे, इंसल्ट करते थे। उनकी पब्लिकली उनकी इंसल्ट करते थे, जिससे कि इंडियंस को ये महसूस हो कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं या बहुत ज़्यादा नीच हैं। क्लियर है। ये सब कुछ दिखाने के लिए वो ये सब कुछ करते थे। और क्या करते थे, देखिएगा तीसरा पॉइंट देखिए, द क्रिश्चियन मिशनरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन से होते हैं वो समझिए पहले। क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं वह क्रिश्चियंस जो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं या और लोगों को अपने धर्म में जोड़ना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इंडिया के अंदर ये क्रिश्चियन मिशनरीज आए और इन्होंने क्या किया, ये इंडिया के अंदर घूमे और इंडिया के लोगों से ये मिले और उन लोगों को इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया। कोशिश की कि वो इंडियंस अपना धर्म परिवर्तन कर लें। जो हिंदू हैं वो हिंदू धर्म परिवर्तन करके कौन बन जाए, क्रिश्चियंस बन जाएं। इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में फोर्स किया हिंदूज को, मुस्लिम्स को, इंडियन पीपल्स को कि वो लोग अपना धर्म चेंज करें। और इनको सपोर्ट किसने किया, इनको सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने। क्यों किया ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी कौन थे, क्रिश्चियंस थे। क्लियर है। तो देखिएगा, द क्रिश्चियंस मिशनरीज ट्राइड, कोशिश कर रहे थे, ट्राइड टू कन्वर्ट द इंडियंस, किनको कन्वर्ट करने की, इंडियंस को कन्वर्ट करने की, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, उनके धर्म को परिवर्तन करने की। और कौन सा धर्म परिवर्तन करने का, क्रिश्चियनिटी में। दे गॉट, इनको फुल सपोर्ट थी, दे गॉट फुल सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। इनको फुल सपोर्ट मिली, किनको, क्रिश्चियन मिशनरीज को फुल सपोर्ट मिली, किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। हु प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, इनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी कौन प्रोवाइड करते थे, ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करते थे। किनको, क्रिश्चियन मिशनरीज को। क्लियर है। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 1850 में एक नया कानून बनाया और उस कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन करना बहुत आसान कर दिया। तो इन 1850 अ न्यू लॉज मेड कन्वर्सन
क्रिश्चियनिटी इज इजियर, यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके क्या बनना चाहता है, क्रिश्चियन बनना चाहता था, तो बड़ी आसानी से बन सकता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनके धर्म से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो वही हमारा टॉपिक है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं द ब्रिटिश अंडर देखिए और देखिएगा जो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द ब्रिटिश वर अगेंस्ट आइडल वर्शिप। ब्रिटिशर्स जो थे वो खिलाफ थे आइडल वर्शिप के। आइडल वर्शिप क्या होती है, मूर्ति पूजा। आइडल वर्शिप क्या होती है बेटा, मूर्ति पूजा। ब्रिटिशर्स क्या थे, खिलाफ थे मूर्ति पूजा के। एंड दे कमेंडेड, ये कहते थे हिंदूज, ये कमेंट करते थे, ये बेकार बताते थे किनको, हिंदू के गॉड्स एंड गॉडेस को, हिंदू धर्म के भगवान को, उनकी देवियों को क्या बताते थे, बेकार बताते थे। द ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, क्या थे, मूर्ति पूजा के क्या थे, खिलाफ थे। इसलिए ये हिंदूज क्या करते थे, हिंदूज गॉड और गॉडेस को बेकार बताते थे। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा जो लैंड्स दी जाती थी जिन पर हिंदूज के टेम्पल्स होते थे या मुस्लिम्स के मॉस्क्यूज होते थे बेटा, उन पर ये क्या करते थे, उन पर ये टैक्सेस वगैरह लगाते थे। तो ये गलत है, टेम्पल्स पे मॉस्क्यूज पे टैक्स लगाना ये गलत था। तो ये क्या करते थे, इन्होंने ऐसा कुछ किया जब ब्रिटिशर्स ने क्या लगाना शुरू किया, टैक्स लगाना शुरू किया किस पे, हिंदू के टेम्पल्स पे और मुस्लिम्स की मॉस्क्यूज पे। तो इसने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स की जो अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं हर्ट किया। इसके साथ साथ आपको पता है ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स किए क्या करने में, अपनी एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया के अंदर फैलाने में। क्लियर है। साथ ही साथ विडो रीमैरिज आपको पता है किसने स्टार्ट की, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कराई इंडिया के अंदर। इसके बाद सती प्रथा जो थी, जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे की जाती थी, उस प्रैक्टिस को उन्होंने क्या किया, बंद कराया। तो ये सारे लॉज बनाकर इन्होंने ये सब किया। लेकिन इन सारे कामों ने, दीज एक्ट्स वर रिगार्डेड बाय द इंडियंस एज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजियस एंड द सोशल लाइफ। लेकिन भारतीयों का मानना क्या था कि जब ब्रिटिशर्स ये सारी चीज़ें कर रहे थे कि रीमैरिज करा रहे, विडो रीमैरिज करा रहे थे, सती प्रथा को बंद करा रहे थे, तो भारतीयों को मानना ये था कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ में डायरेक्टली हमारे रिलीजियस सेडिमेंट्स में क्या कर रहे हैं, ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमारी सोशल लाइफ में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो भारतीय इन चीज़ों को क्या नहीं कर रहे थे, बड़ा पसंद नहीं कर रहे थे। तो यहाँ तक का आपका ये कंप्लीट हो गया। ये जो कॉजेज थे मैंने आपको सारे कॉजेज बता दिए। अब इसके बाद जो कॉज होगा वो हुआ इमीडिएट कॉज, यानी कि ये तो कॉजेज कैसे थे, कॉजेज थे बेटा जो पुराने समय से चलते हुए आ रहे थे। लोग परेशान थे, मैं मानता हूँ लोग परेशान थे, लेकिन लोग चुप थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ 1857 में कि ये सारे लोग बोल गए, ये सारे लोग ने रिवॉल्ट कर दिया। तो उसके लिए क्या था, एक इमीडिएट कॉज था। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा इमीडिएट कॉज हुआ जिसकी वजह से ये पूरा रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ। देखिए समझिए बेटा, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आपको सब लोग परेशान कर रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अब लेकिन वो गुस्सा फूटेगा कब, उसके लिए भी कोई ना कोई रीज़न होगा ना। जब कोई तुमसे कुछ ज़्यादा कुछ करेगा तभी तो तुम उस गुस्से को निकालोगे और फिर अपना सारा गुस्सा निकालोगे आप। तो सेम एज अ वे कि इन सारे जो कॉजेज थे, इन सारे कॉजेज की वजह से लोगों के अंदर क्या था, गुस्सा था, इंडियंस के अंदर गुस्सा था। लेकिन वो गुस्सा फूटा कैसे, तो उसके लिए क्या एक इमीडिएट कॉज है, उसके लिए क्या है कि इमीडिएट कॉज है। उस इमीडिएट कॉज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।